ठीक है ना। तो क्लियर है मिडल टर्म क्या होगी, ठीक है। तो अगर आपका इंडेक्स अगर इवन है तो मिडल टर्म्स आपको कितनी मिलेगी, एक ही मिडल टर्म मिलेगी, और उसको हम कैसे निकालेंगे, n/2 + 1 का यूज करके, ठीक है। और अगर आपका n जो है वो ऑड है, n ऑड है मतलब इंडेक्स ऑड है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कैसी है, इवन है, तो उस केस में आप नंबर ऑफ आपकी जो मिडल टर्म्स होगी वो कितनी होगी, 2 मिडल टर्म्स होगी, और आप कैसे निकालोगे, n+1/2 एंड n+3/2, ठीक है। इसका यूज करके आप मिडल टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक और टर्म है यहाँ पे, दैट इज एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म, है ना, एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो उसके कॉन्सेप्ट को ना हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। सो लिखिएगा यहाँ पे, आप चाहे तो हेडिंग दे दीजिएगा इसे, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म, और इसी को आप, ठीक है, और इसी को आप कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हो, है ना, इसी को आप कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसी को आप कांस्टेंट टर्म और टर्म, ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, इसको आप इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे लिखिएगा, ठीक है, यहां पे बेटा इज लिख देना, ठीक है ना, n+1 इज इवन, ठीक है, इज इवन, और यहां पे, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स आर, ठीक है, सो इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन द मिडल टर्म्स आर, यहां पे भी टर्म्स लिख देना, ठीक है। तो यहां पे देखो एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टर्म और कांस्टेंट टर्म और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग ना एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। मान लो अगर कंसीडर द एक्सपांशन, अगर देखो कोई एक एक्सपांशन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर एक्सपांशन, ठीक है, कंसीडर द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ x+1/x⁻²n, ठीक है। देखो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि इसका इंडेक्स जो है वो कैसा है, इवन है ना, इंडेक्स कैसा है इसका, इवन है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है x से, b की वैल्यू कितनी है 1/x है। तो देखो जब इंडेक्स जो है वो आपका इवन होता है, जब इंडेक्स जो है वो आपका इवन होता है तो आपको कितनी मिडल टर्म्स मिलती है, एक ही मिडल टर्म मिलती है। कितनी मिडल टर्म्स मिलती है, एक ही मिडल टर्म मिलती है, और उसको हम कैसे निकालते हैं, n/2 + 1 से निकालते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, n/2 + 1 से निकालते हैं, जहां पे n जो है वो क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो कितना है, इवन है, सिंस इंडेक्स इज इवन, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स इज इवन, ठीक है, इज इवन, है ना, दैट इज ट्वाइस n, है ना, दैट इज ट्वाइस n, ठीक है, सिंस इंडेक्स इज इवन दैट इज ट्वाइस n, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर देयर विल बी, ठीक है, देयर विल बी कितनी टर्म्स होनी चाहिए, देखो अगर इंडेक्स हमारा n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n+1 होती है। तो अगर इंडेक्स ट्वाइस n है, सो देयर विल बी ट्वाइस n+1 टर्म्स, है ना, देयर विल बी ट्वाइस n+1 टर्म्स, मतलब और टर्म्स रहेगी, ठीक है ना। सो देयरफॉर मिडल टर्म, इसका अगर हम मिडल टर्म निकाले, मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म इज क्या होनी चाहिए, मिडल टर्म देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था, जब इंडेक्स जो है वो क्या होता है, ऑड होता है, सॉरी इवन होता है, तो सिंगल मिडल टर्म मिलती है, कैसी मिलती है, n/2 + 1। यहाँ पे देखो इंडेक्स की जगह पे क्या है, ट्वाइस n है, तो यहाँ पे n की जगह पे हम क्या करेंगे, ट्वाइस n रखेंगे, तो क्या मिलेगा, ट्वाइस n/2 + 1, दैट इज, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज क्या मिलेगा, दैट इज क्या मिलेगा, 2 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, n+1 टर्म, ठीक है ना, n+1 टर्म, ठीक है। तो x+1/x⁻²n के एक्सपांशन में इसका जो मिडल टर्म है वो क्या है, n+1 टर्म है ना, क्या है, n+1 टर्म, इसका जो एक्सपांशन है वो क्या है, n+1 टर्म है। और अगर मान लो मुझे n+1 टर्म निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हमें n+1 टर्म निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो जैसे हमने जनरल फॉर्मूला पता है ना, जैसे अगर a + b⁻n है तो इसका जो एक्सपांशन होता है, इसका एक्सपांशन में जनरल टर्म निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, tr+1, ठीक है, tr+1 इज इक्वल टू क्या होता है, ncr मल्टीप्लाइड बाय a⁻n−r मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, b⁻r, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, b⁻r। तो अगर मान लो मुझे x+1/x⁻² में मुझे n+1 टर्म निकालनी है ना, मुझे क्या करना है, n+1 टर्म निकालनी है। सो देयरफॉर विच इज गिवन बाय, ठीक है, विच इज गिवन बाय, ठीक है, विच इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, विच इज गिवन बाय
tn+1 है ना, tn+1 देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है, tn+1 यहां पे देखो जब r+1 था ना तो यहां पे क्या हुआ ncr, n क्या था इंडेक्स ऑफ a+b⁴n, यहां पे देखो हमारे पास इंडेक्स कितना है ट्वाइस n, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस nc, ठीक है। देखो यहां पे n+1 था तो यहां पे कितना आया r आया, है ना। इस बात को आप समझिएगा कि जब यहां पे n+1 था तो यहां पे कितना आया r आया, तो जब यहां r+1 था तो यहां पे r आया, और जब यहां पे n+1 है तो यहां पे कितना आएगा n आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा n आ जाएगा। देन यहां पे देखो a⁻n−r, ये जो n है वो क्या है इंडेक्स है a+b का, यहां पे x+1/x का इंडेक्स कितना है ट्वाइस n है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे a⁻²n, और यहां पे r+1 था इसलिए यहां पे क्या आया -r आया, तो यहां पे n+1 है तो यहां पे कितना आएगा -n आएगा, और यहां पे कितना होना चाहिए b⁻r, है ना, b⁻r। एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि a की जगह पे हमें यहां पे कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो यहां पे हम x रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा x, ठीक है। x⁻² आपको क्या मिलेगा ट्वाइस n-n मल्टीप्लाइड बाय 1/x⁻²। यहां पे देखो जब r+1 टर्म हम निकाल रहे थे तो यहां पे क्या मिला br, तो जब हम n+1 टर्म निकालेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा n मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा n मिलेगा। देखो इस बात को आप समझिएगा कि यहां पे ट्वाइस n क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना है ट्वाइस n है। यहां पे n क्यों आ रहा था, क्योंकि इसका इंडेक्स कितना था n था, तो सिर्फ हमें इंडेक्स ही तो चेंज करना है, n की जगह पे ट्वाइस n लिखेंगे, और जैसे r+1 निकालना था तो यहां पे बेस ncr में यहां पे देखो r आया, यहां पे n-r आया, यहां पे क्या है b⁻r आया, तो हमें क्या निकालना है n+1 निकालना है, तो r की जगह पे n पुट कर देंगे और n की जगह पे क्या पुट कर देंगे ट्वाइस n पुट कर देंगे। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको ट्वाइस ncn, ठीक है, और यहाँ पे देखो ट्वाइस n-1 कितना हो जाएगा, ट्वाइस n-n कितना होना चाहिए n होना चाहिए, मतलब ये x⁻n मिलेगा, और यहाँ पे देखो 1/x⁻n मतलब कितना होना चाहिए 1/x⁻n का मतलब कितना हो जाएगा 1/n कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा x⁻n, ये टर्म जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ट्वाइस ncn, है ना, कितना मिलेगा ट्वाइस ncn। अगर आप ये x⁻n को कैंसिल कर दो तो आपको क्या मिलेगा ट्वाइस ncn मिलेगा, मतलब ये जो x+1/x⁻² ट्वाइस n था इसके एक्सपांशन में जो n+1 मिडल टर्म थी वो क्या थी n+1 टर्म थी, है ना, क्या थी मिडल टर्म, क्या थी हमारी n+1 टर्म थी, और जब हमने वो n+1 टर्म निकाली तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा ट्वाइस ncn मिला। इसी का मतलब क्या है कि दिस टर्म, इसमें x है क्या, इसमें x जो है वो क्या है एब्सेंट है ना, इसमें x क्या है एब्सेंट है, मतलब दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये टर्म कैसी है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, और यहाँ पे इसी टर्म को क्या कहा जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर इसी को हम लोग कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम एब्सोल्यूट टर्म भी कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म भी कह सकते हैं, इसी को हम कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, और या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें x नहीं है ना। ये जो टर्म हमने निकाली थी ये किसके एक्सपांशन की थी x+1/x⁻² ट्वाइस n का जब हमने एक्सपांशन किया तो हमने जब देखा कि इसकी मिडल टर्म क्या होगी, तो मिडल टर्म हमें क्या मिली n+1 टर्म, है ना। यहाँ पे ये जो ट्वाइस n है ना x+1/x⁻² ट्वाइस n, इसका इंडेक्स कितना है ट्वाइस n है, और इंडेक्स ट्वाइस n है, इंडेक्स ट्वाइस n है, इसका मतलब क्या है वहां पे कितनी टर्म्स होगी ट्वाइस n+1 टर्म्स होगी, है ना, कितनी टर्म्स होगी ट्वाइस n+1, और उस ट्वाइस n+1 टर्म में से हमें क्या निकालना था मिडल टर्म निकालना था, तो जब हमने मिडल टर्म निकाली तो हमें क्या मिली n+1 टर्म जो है वो कैसी है मिडल टर्म है ना। इस एक्सपांशन में n+1 टर्म क्या है मिडल टर्म है, और जब हमने ये देखा कि ये मिडल टर्म एक्चुअली क्या है, मिडल टर्म को फाइंड करने के लिए हमने जब देखा तो हमने जनरल फॉर्मूला यूज किया, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज किया, तो जनरल टर्म का जब हमने फॉर्मूला यूज किया तो tn+1 हमें कितना मिला ट्वाइस ncn, कितना मिला ट्वाइस ncn, और यहां पे देखो इसमें x क्या है एब्सेंट है, x एब्सेंट है मतलब क्या है दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x के ऊपर ये है क्या है डिपेंडेंट नहीं है, x की वैल्यू के ऊपर ये टर्म जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कैसी है इंडिपेंडेंट है। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म भी कह सकते हैं, या फिर इसी को आप कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हो, या फिर इसी को आप टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x भी कह सकते हो, ठीक है। इसके नीचे आप लिखिएगा ऐसे, ठीक है, tn+1 इज इक्वल टू ट्वाइस ncn, इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके नीचे लिखिएगा दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसे लिखिएगा दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कांस्टेंट टर्म, है ना, इसी इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कांस्टेंट टर्म लिखिएगा।
चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 में का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, फाइंड ए इफ द 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन 2 + a raised to 50 आर इक्वल, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि फाइंड ए, हमें क्या निकालना है, ए निकालना है अगर 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन आर इक्वल। आपको किसका एक्सपांशन दिया हुआ है, 2 + a raised to 50 इसका एक्सपांशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखो इसके इंडेक्स में कितना है, 50 है ना। इसके इंडेक्स में कितना है, 50 है। और जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, बायनोमियल एक्सपांशन हम कैसे लिखते हैं, a + b raised to n, है ना। तो n की जगह पे आपको 50 दिख रहा है, a की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, और b की जगह पे क्या a दिख रहा है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप बायनोमियल को x + y raised to n के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। x + y raised to n के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो 2 + a raised to 50 दिख रहा है, तो ये मतलब हो गया, ये क्या हो गया हमारा x हो गया, ये हो गया हमारा y, ठीक है। r इक्वल, ठीक है। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है कब, जब 17th एंड 18th टर्म्स जो है इस एक्सपांशन की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 17th टर्म और 18th टर्म क्या है। तो हमने देखा था कि जनरल टर्म हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर, ठीक है ना, अगर a + b raised to n है ना, अगर हमें a + b raised to n का एक्सपांशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो 17th टर्म, जो जनरल टर्म होती थी tr, उसको हम कैसे लिखते थे, tr+1, ठीक है। tr+1 इज इक्वल टू व्हाट, ncr, है ना, इज इक्वल टू ncr, ठीक है। a raised to क्या होता था, n - r मल्टीप्लाइड बाय b raised to r, है ना। किसके लिए, a + b raised to n के लिए। a + b raised to अगर n है तो इसके एक्सपांशन में जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, tr+1 इज इक्वल टू ncr मल्टीप्लाइड बाय a raised to n - r मल्टीप्लाइड बाय b raised to r। अगर मान लो मैं इसको x + y raised to n कर दूं, है ना, अगर मैं इसको x + y raised to n कर दूं, तो ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, है ना। तो इस केस में जो हमारी जनरल टर्म होगी वो क्या होगी, tr+1, ठीक है, tr+1 ncr मल्टीप्लाइड बाय x raised to n - r, है ना, x raised to n - r, y raised to क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे 2 + a दिया हुआ है और जनरली हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं, a + b के साथ कंपेयर करते हैं। तो आपको उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे 2 + a और यहाँ पे a + b है, तो समझने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती। इसलिए हमने क्या किया, तुरंत, जैसे कि हमें पता है कि a + b raised to n में इसका अगर हम एक्सपांशन देखें तो इसके एक्सपांशन में जो जनरल टर्म होती है r+1 टर्म, है ना, कौन सी टर्म, r+1 टर्म, उसे हम जनरल टर्म कहते हैं। तो जनरल टर्म किससे निकालते हैं, tr+1 इज इक्वल टू व्हाट, ncr मल्टीप्लाइड बाय a raised to n - r b raised to r। और यहाँ पे अगर मैं इसी एक्सपांशन को x + y raised to n के फॉर्म में लिख दूं, इसी बायनोमियल को अगर मैं x + y raised to n के फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो t यही जो मेरा जनरल टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओनली डिफरेंस क्या होगा, जहां पे a है वहां पे x आ जाएगा और जहां पे y है वहां पे, जहां पे b है वहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। नाउ, ठीक है, नाउ r+1 टर्म, ठीक है ना, r+1 टर्म, ठीक है, r+1 टर्म ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है ना, ऑफ द एक्सपांशन, r+1 टर्म ऑफ द एक्सपांशन, ठीक है, x + y raised to n, x + y raised to n इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय, देखो जस्ट अभी हमने यहां पे निकाला कि अगर x + y raised to n हमारा एक्सपांशन है तो इसकी जो जनरल टर्म है tr+1, है ना, r+1 टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। तो इज गिवन बाय tr+1 इज इक्वल टू क्या होता है, ncr मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, x raised to n - r मल्टीप्लाइड बाय y raised to r, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, y raised to r, ठीक है। नाउ, ठीक है, नाउ फॉर, ठीक है, फॉर द 17th टर्म, ठीक है, फॉर द 17th टर्म, ठीक है, r+1, अगर मान के चलो कि ये 17th टर्म हमारा जनरल टर्म है ना, अज्यूम करके चलो कि अगर हमारा 17th टर्म जो है वो जनरल टर्म है, तो r+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17, दैट इज यहाँ पे देखो r की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, r+1 कितना है, 17, तो r में 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 17 - 1 कितना हो जाएगा, 16, मतलब r की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, 16 मिलेगी, ठीक है। एंड फॉर द 18th टर्म, ठीक है, फॉर द 18th टर्म, अगर आप 18th टर्म निकालोगे, फॉर द 18th टर्म जो r की वैल्यू होगी कितनी होगी,
r प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी 18। देखो हम 17th टर्म और 18th टर्म को हम एज अ जनरल टर्म कंसीडर कर रहे हैं, और जनरल टर्म हम किससे लिखते हैं, r प्लस 1 तक जो टर्म होती है एक्सपांशन में वो क्या होती है, जनरल टर्म होता है, ठीक है ना, क्या होती है, जनरल टर्म होती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 17th टर्म एंड 18th टर्म के बराबर में। सो r प्लस 1 इज इक्वल टू 18, दैट इज r की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, है ना, r की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर नाउ वी फाइंड, ठीक है, नाउ वी फाइंड, ठीक है, नाउ वी फाइंड 17th एंड 18th टर्म, 17th एंड 18th टर्म, ठीक है, 17th एंड 18th टर्म। तो यहां पे देखो 17th टर्म अगर हमें निकालना है तो क्या निकालना है, दैट इज T17, ठीक है। T17 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, T17 को ही आप क्या लिख सकते हो यहां पे, ठीक है ना, T17 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 16 प्लस 1, है ना, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 प्लस 1। नाउ यहां पे देखो कि यहां पे x प्लस वाई रेज टू n में, ठीक है ना, यहां पे देखो 2 प्लस a रेज टू 50 का हमें एक्सपांशन निकालना है ना, किसका, 2 प्लस a रेज टू 50, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर ये 2 प्लस a रेज टू 50 को आप x प्लस वाई रेज टू n के फॉर्म में कंपेयर करोगे, है ना, 2 प्लस a रेज टू 50 को अगर आप x प्लस वाई रेज टू n के साथ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a मिलेगी, और n की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो यहां पे देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो tr प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ncr, है ना, tr प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ncr। तो देखो T16 प्लस 1 में r की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी, और यहां पे देखो n की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50c16, है ना, कितना हो जाएगा, 50c16, x रेज टू n माइनस r। यहां पे देखो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू n, n की वैल्यू कितनी है, 50, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस r, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16 है। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, हम T16 प्लस 1 निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला tr प्लस 1। हमारे पास ये फॉर्मूला है कि tr प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ncr मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू r, है ना। और हमें कौन सा एक्सपांशन यूज करना है, हमें 2 प्लस a रेज टू 50 ये एक्सपांशन हमें यूज करना है। तो अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो n की वैल्यू कितनी है, 50 है, x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, a है। तो हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे, y की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, a रिप्लेस करेंगे, n की जगह पे हमें क्या लिखना है, 50 लिखना है, और r हमारा इस केस में कितना है, 16 है ना। तो ncr मतलब कितना, 50cr, देन x रेज टू n माइनस r, x की जगह पे हमें 2 रखना था, n की जगह पे हमें 50 रखना है माइनस, और r की जगह पे हमें कितना रखना है, 16 रखना है, तो 50 माइनस 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा y रेज टू r, मतलब y कितना है हमारा a, तो ये कितना होना चाहिए, a रेज टू r, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, 16, है ना, r की वैल्यू कितनी है हमारी, 16 है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज T17 इज इक्वल्स टू, T17 इज इक्वल्स टू, ये देखो 50c16 जो है इसको हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो 50 माइनस 60 कितना होना चाहिए, 50 माइनस 60 कितना हो जाएगा, ये 34, तो 2 रेज टू आपको कितना मिलेगा, 34, और यहाँ पे कितना मिलेगा, a रेज टू 16। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ T17। ये किसका वैल्यू हो गया, T17 का वैल्यू हो गया। तो जैसे हमने T17 का वैल्यू निकाला वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, T18 का भी वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो 18th टर्म भी हम निकालेंगे, तो T18 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, देखो T18 को ही आप क्या लिख सकते हो, 17 प्लस 1, है ना, T18 को ही आप क्या लिख सकते हो, 17 प्लस 1। नाउ इन दिस केस r की वैल्यू कितनी हो गई अभी हमारी, 17, r की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई। तो फिर से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tr प्लस 1, इसको अगर tr प्लस 1 के साथ कंपेयर किया जाए तो r की वैल्यू 17 हो गई, तो इसके बराबर में हम कैसे लिखेंगे, ncr, n की वैल्यू कितनी है, 50, तो ये कितना हो जाएगा, 50cr, r की वैल्यू कितनी लिखी है हमने, 17, ठीक है। उसके बाद देखो x रेज टू n माइनस r, x की जगह पे हमें क्या रखना है, 2, तो 2 रेज टू, ठीक है, n माइनस r मतलब कितना, 50 माइनस r कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। और y रेज टू r, y की वैल्यू कितनी है, a है, तो ये कितना हो जाएगा, a रेज टू कितना होना चाहिए, 17, ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ना यहाँ पे देखो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, T18 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 50c17, ठीक है, 50c17, ठीक है, 22 रेज टू, ठीक है, 2 रेज टू 15 माइनस 17 कितना होना चाहिए, 33, है ना, कितना हो जाएगा, 33। और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्या मिलेगा,
a रेज टू 17, है ना, कितना मिलेगा a रेज टू 17, ठीक है। तो T18 आपको यहाँ पे मिल गया और सॉरी T17 आपको यहाँ पे मिल गया और T18 भी आपको यहाँ पे मिल गया। अब देखो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ है कि दिस टर्म्स आर इक्वल, है ना, 17th एंड 18th टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन इज एक्सपांशन की 17th और 18th टर्म कैसी है, इक्वल है। नाउ वी हैव गिवन, ठीक है, वी हैव गिवन, ठीक है, वी हैव गिवन, ठीक है, T17 एंड T18 आर इक्वल, T17 एंड T18 आर इक्वल, कैसे है, इक्वल है। तो यहां पे देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दैट इज T17 के बराबर में कितना हो जाएगा, T18। तो यहां पे देखो T17 हमारे पास कितना है, T17 देखो हमारे पास कितना है, दैट इज 50C16, ठीक है, 50C16 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 34, ठीक है, 2 रेज टू 34, यहाँ पे कितना है a रेज टू 16, और देखो इसके बराबर में क्या हो जाएगा ना, ठीक है, इसके बराबर में देखो क्या आना चाहिए, T18 हमने कितना निकाला है 50C17, ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 रेज टू 33 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 17, ठीक है। हम किस में इंटरेस्टेड है, a की वैल्यू में इंटरेस्टेड है, तो हम क्या करेंगे, a को एक साइड में लिखेंगे और जो बाकी की टर्म्स है उसको इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका 50C16, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 234, 2 रेज टू 34, और यहाँ पे देखो ये 15C17 जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15C17 और साथ में 2 रेज टू 33 को भी यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 15C17, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो कितना है 233, 2 रेज टू 33। समझ में आया क्या क्या हमने, इन टर्म्स को हम इधर लेके आए, इधर मल्टीप्लिकेशन में थे तो इधर जाने के बाद कहां जाएंगे, डिनोमिनेटर में जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा ये a रेज टू 17 हमारा एज इट इज रहेगा, a रेज टू 16 को इधर लेके आ जाएंगे तो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, a रेज टू 16 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो इसी को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, देखो 15C16, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये 15C16 इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 16 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे देखिएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा देखो 15C17, ये कितना होना चाहिए 15 फैक्टोरियल, ठीक है, 50 फैक्टोरियल नॉट 15 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी है 17, दैट इज 17 फैक्टोरियल, ठीक है, 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 17, ठीक है ना, 50 माइनस 17 फैक्टोरियल, ठीक है, 50 माइनस 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे कितना था 2 रेज टू 34, 2 रेज टू 34 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू 33 इंटू 2 लिख सकते क्या ऐसे, 2 रेज टू 33 को देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है कि a रेज टू m प्लस n, इसी को आप क्या लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू a रेज टू n। यहाँ पे देखो 2 रेज टू 34 था, 2 रेज टू 34 का ही मतलब क्या होता है 2 रेज टू 34 प्लस 1, है ना, 2 रेज टू 34 प्लस 1, तो 2 रेज टू 34 प्लस 1 इसी को तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, सॉरी 2 रेज टू 34 था ना, तो 2 रेज टू 34 को ही आप क्या लिख सकते हो 2 रेज टू 33 प्लस 1, है ना, 34 को हम क्या लिख सकते हैं 33 प्लस 1, तो पावर अगर आप सेपरेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू 33 इंटू 2 रेज टू 1। अगर आप दोनों का एडिशन करोगे इस फॉर्मूले का लेके a रेज टू m इंटू a रेज टू n, अगर बेस सेम है तो आप पावर का एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका बेस सेम है, इसका पावर कितना है 33, इसका पावर कितना है 1, सो अगेन 2 रेज टू 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 रेज टू 34, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास 233, देखो ये 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये a रेज टू 17, देखो डिनोमिनेटर में क्या है a रेज टू 16, a रेज टू 17 को ही आप क्या लिख सकते हो a रेज टू 16 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा a रेज टू 16, है ना, 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 1, और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a रेज टू 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा a रेज टू 16 इंटू a रेज टू 1, ठीक है, तो ये a रेज टू 16 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रेज टू 33 2 रेज टू 33 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे देखो ये कितना है 16 फैक्टोरियल लिखेंगे हम लोग 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 50 माइनस 60 कितना होता है 34 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा 34 फैक्टोरियल। देन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखिएगा ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर में 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल 50 माइनस 17 फैक्टोरियल, ये टर्म ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो ये वाला टर्म न्यूमिनेटर में आएगा और 50 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 50 माइनस 17 कितना होता है 33 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 50 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना। ये जो 2 था वो आपका एज इट इज रहेगा। ये वाला 2 देखो हमने क्या किया इस टर्म को एज इट इज रखा हुआ है, इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। वो हमारे पास फॉर्मूला है ना, ठीक है, ए बाय बी बाय सी बाय अगर डी होता है तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय डी बाय सी, है ना। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो डी जो है ऊपर चला जाएगा और सी जो है वो क्या होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में 2 था वो तो आपका एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे इसके बराबर में देखो ये a रेज़ टू 16 हमारा कैंसिल हो गया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा a, है ना, क्या मिलेगा a मिलेगा ना। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ये 15 फैक्टोरियल को हम यहाँ से निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे 17 फैक्टोरियल इंटू और 33 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे क्या है 16 फैक्टोरियल इंटू 34 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 34 फैक्टोरियल और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू a। अब देखो हमारे पास ना एक और फॉर्मूला है, ठीक है, फैक्टोरियल के फॉर्म में, दैट इज n फैक्टोरियल को ही हम लोग क्या लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, क्या लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये जो 17 फैक्टोरियल है ना, 17 फैक्टोरियल को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 33 फैक्टोरियल। और ये डिनोमिनेटर में देखो ये 16 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ये 34 फैक्टोरियल है, 34 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 34 इंटू 34 इंटू और 33 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 34 इंटू 33 फैक्टोरियल। ये 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 33 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू a। इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे बचेगा 17 और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा a। इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो, ये 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल्स टू a और ये 34 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो आपको फाइनली जो a की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी a इज इक्वल्स टू 1, है ना। a की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 17 एंड 18 तब जब इक्वल होगी किसके एक्सपांशन की 2 प्लस a रेज़ टू 50 के एक्सपांशन की, तो यहाँ पे a की वैल्यू देन कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, है ना, कितनी होनी चाहिए 1, लिखिएगा।